दोस्तों, आज की कहानी बिहार के बहुचर्चित और अनसुलझे मामलों में से एक है, जिसमें पोस्टमार्टम से पहले पुलिस ने खुद ही रिपोर्ट तैयार कर ली थी और सबूत मिटाने का काम भी पुलिस ने खुद ही किया था। इसकी जांच भी कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर केस की तरह ही सीबीआई को सौंप दी गई थी, लेकिन पैसे और पावर के सामने सब कुछ धरा का धरा रह गया था। दरअसल, ये घटना उस समय की है जिस समय लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला मामले में मुख्यमंत्री पद से हाथ धोना पड़ा था और लालू यादव की जगह उनकी पत्नी राबड़ी देवी को बिहार की गद्दी पर बैठा दिया गया था। राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री बनी तो उनके भाई यानी लालू यादव के साले साधु यादव का बिहार की राजनीति में काफी दबदबा बढ़ गया। साधु यादव उस समय आरजेडी से गोपालगंज क्षेत्र के विधायक थे। उस समय बिहार में आरजेडी की लहर हुआ करती थी, इसलिए बहुत सारे लोग आरजेडी से जुड़ना चाहते थे और खासतौर पर साधु यादव से, क्योंकि वो मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के भाई थे और उस समय पार्टी में उनकी धाक भी बहुत थी। उसी समय एक लड़का बिहार की राजनीति में अपना भविष्य बनाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी पार्टी के युवा दल से जुड़ गया। 27 वर्षीय उस युवक का नाम गौतम सिंह था। गौतम के पिता का नाम डॉक्टर BN सिंह था। डॉक्टर BN सिंह अपने परिवार के साथ लंदन में रहते थे। हालांकि गौतम सिंह और उसकी फैमिली के बारे में इंटरनेट पर बहुत कम जानकारियां उपलब्ध है। यहां तक कि गौतम सिंह की कोई तस्वीर भी नहीं मिल पाई। खैर, न्यूज रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि गौतम के पिता डॉक्टर BN सिंह के आरजेडी के कई बड़े राजनेताओं के साथ अच्छे संबंध थे। इसलिए डॉक्टर BN सिंह का बेटा गौतम सिंह अपने परिवार से दूर रहकर पटना में राजनीति के दाव पेंच सीख रहा था और राजनीति में अपना करियर बनाने की कोशिश कर रहा था। फिर उन्हीं दिनों मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की भाई साधु यादव से पहचान हो गई थी। उनका एक साथ उठना बैठना होने लगा था। यहाँ तक कि कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि गौतम सिंह और साधु यादव बिजनेस पार्टनर भी बन गए थे। वो दोनों साथ में एक रेस्टोरेंट भी चलाते थे। एक दिन गौतम सिंह अपनी बेहद गरीबी दोस्त शिल्पी जैन को एक फंक्शन में लेकर गया। उस फंक्शन में कई बड़े नेता भी शामिल थे। साधु यादव भी उस फंक्शन में मौजूद था। गौतम ने अपनी दोस्त शिल्पी को वहां पर मौजूद सभी बड़े लोगों से मिलवाया, यहां तक कि साधु यादव से भी, और इसी फंक्शन से शिल्पी और गौतम की हत्या की कहानी शुरू हो गई। लेकिन इसकी भनक ना तो शिल्पी को लगी और ना ही गौतम को। शिल्पी जैन पटना में रेडीमेड कपड़ों की कारोबारी और कमला स्टोर के मालिक उज्जवल कुमार जैन की बेटी थी। 23 साल की शिल्पी बहुत खूबसूरत और आकर्षक व्यक्तित्व की लड़की थी। वो मिस पटना भी रह चुकी थी। उसने पटना वीमेन कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। उसे कॉलेज की फेयरवेल में भी क्वीन के किताब से नवाजा गया था। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद वो कंप्यूटर कोर्स कर रही थी और ये दावा किया जाता है कि शिल्पी और गौतम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। साल 1999 में जुलाई महीने की 2 तारीख थी। हमेशा की तरह शिल्पी अपने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के लिए घर से निकली थी। दोपहर 2 बजे के करीब इंस्टीट्यूट जाने के लिए उसने एक रिक्शा लिया। अभी शिल्पी कुछ दूर ही पहुंची थी कि उसे गौतम सिंह का एक दोस्त मिल गया। शिल्पी भी उसे बहुत अच्छी तरह से जानती थी। उस लड़के ने जोर देकर शिल्पी से कहा कि तुम मेरी कार में बैठ जाओ और मैं तुम्हें अपनी कार से तुम्हारी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट छोड़ दूंगा। शी विल भी उसकी रिक्वेस्ट को मना नहीं कर पाई और रिक्शे से उतरकर गौतम की उस दोस्त की गाड़ी में बैठ गई। गौतम की उस दोस्त ने अपनी कार को शिल्पी के इंस्टीट्यूट के रास्ते की ओर न ले जाकर पटना शहर से बाहर फुलवारी शरीफ नाम की जगह की तरफ मोड़ दिया। इसी फुलवारी शरीफ में ही साधु यादव का निवास स्थान था। इधर कार को दूसरे रास्ते पर जाते देख शिल्पी ने उस लड़की से कहा कि मुझे तो अपने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जाना है, लेकिन तुम मुझे कहीं और लेकर जा रहे हो। इस पर उस लड़की ने कहा कि हम फुलवारी शरीफ जा रहे हैं क्योंकि गौतम भी वहीं पर है। गौतम का नाम सुनकर शिल्पी थोड़ा नॉर्मल हो गई। इसके बाद वो लड़का शिल्पी को फुलवारी शरीफ के एक गेस्ट हाउस में लेकर गया। वो गेस्ट हाउस उस समय कुछ बड़े लोगों की हंडी के रूप में बदनाम था। इधर शिल्पी को अपने घर से निकले हुए काफी समय बीत गया था, यानी दोपहर से शाम हो गई, लेकिन शिल्पी अपने घर नहीं लौटी थी। उसके घर वालों ने शिल्पी को हर बूस्तर क्या ढूंढा जहां वो जा सकती थी, लेकिन शिल्पी कहीं भी नहीं मिली। इसके बाद शिल्पी के घर वालों ने गौतम से संपर्क किया, लेकिन शिल्पी गौतम सिंह के साथ भी नहीं थी। इधर जब गौतम सिंह को शिल्पी की लापता होने की खबर मिली तो वो भी परेशान हो गया। गौतम ने भी हर जगह शिल्पी के बारे में पता करना शुरू कर दिया। आखिरकार गौतम को किसी तरह से ये पता चल गया कि शिल्पी को फुलवारी शरीफ के गेस्ट हाउस में ले जाया गया है। फुलवारी शरीफ के उस गेस्ट हाउस के बारे में सुनते ही गौतम सिंह की हालत खराब हो गई, क्योंकि गौतम जानता था कि वो गेस्ट हाउस किन चीजों के लिए बदनाम है।
गौतम ने तुरंत अपनी कार फुलवारी शरीफ की उस गेस्ट हाउस की तरफ दौड़ा दी और जब गौतम उस गेस्ट हाउस में पहुंचा तो उसने देखा कि शिल्पी के ऊपर कई लोग टूट पड़े हैं। उस लड़की के साथ कई लोग दुष्कर्म करने का प्रयास कर रहे थे। गौतम उन लोगों के बीच बड़ी क्षति को बचाने के लिए उनसे लड़ने लगा और वो उन्हें पास जाने की धमकी देने लगा। लेकिन एक अकेला गौतम ना तो उन लोगों से शिल्पी को बचा सका और ना ही खुद को बचा सका। इसके बाद गौतम को भी पकड़कर मारा पीटा गया। उसको लात जूतों से रौंद दिया गया। बताया जाता है कि शिल्पी जैन के साथ गैंग किया गया और फिर उन दोनों का गला दबाकर उन्हें जान से मार दिया गया। इधर जब शिल्पी के घर वालों को शिल्पी नहीं मिली तो उन लोगों ने पुलिस में जाकर उसके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करा दी। शिल्पी को ढूंढते ढूंढते 2 जुलाई की पूरी रात बीत गई। 3 जुलाई की सुबह भी इसी तरह बीत गई, लेकिन शिल्पी के परिवार वालों को उसकी कोई भी खबर नहीं मिली और न ही पुलिस उन्हें इस बारे में कुछ बता पाई। लेकिन फिर अचानक 3 जुलाई 1999 की रात करीब 9 बजे पटना के गांधी मैदान के पास स्थित विधायक के पास पुलिस का मसमा लग गया। और उसकी वजह ये थी कि वहां पर एक सफेद मारुति कार में 2 अर्धनग्न लाशें पड़ी थी। ये लाशें गौतम सिंह और शिल्पी जैन की थी। बताया जाता है कि वो गैराज मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के भाई साधु यादव का था। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर पुलिस को उन लाशों की खबर किसने दी थी और किसने ये बताया था कि साधु यादव के गैराज में 2 लाशें पड़ी हैं। इस बात का पता आज तक भी नहीं चल पाया और जब पुलिस उस गैराज के पास पहुंची थी तब उस गैराज का दरवाजा भी अंदर से लॉक था। यानी कोई भी बाहरी व्यक्ति बिना अंदर जाए ये कभी नहीं जान पाता कि उस गैराज में 2 लाशें पड़ी हैं। इस पर चोरी ये निकाली गई कि जिसने भी पुलिस को इन लाशों की खबर दी थी उसे पहले से ही सारी घटना के बारे में जानकारी थी। यानी जिसने भी पुलिस को जानकारी दी थी एक योजना के तहत दी थी। इसके बाद गैराज का दरवाजा तोड़ पुलिस अंदर गई और वहां पर मारुति जिनमें शिल्पी जैन और गौतम सिंह की लाशें पड़ी थी। पुलिस ने उन दोनों की तस्वीरें ली जो कि उस समय कई बड़े न्यूज चैनल्स के पास भी भेजी गई थी। उस कार में शिल्पी और गौतम की लाशें अर्धनग्न अवस्था में मिली थी। गौतम ने एक पैंट पहन रखी थी जबकि शिल्पी के शरीर पर कपड़ों के नाम पर मात्र एक टी शर्ट थी और वो टी शर्ट भी गौतम सिंह की थी। रात 9 बजे के करीब घटनास्थल पर पुलिस पहुंची थी और 9:30 बजे के आसपास साधु यादव भी अपनी समर्थकों के साथ घटनास्थल यानी अपने आवास पर पहुंच गए और वहां पहुंचकर उन्होंने अपने समर्थकों के साथ हंगामा करना शुरू कर दिया। पुलिस ने कार से शिल्पी और गौतम की लाश को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। बिना कोई पुख्ता जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखे बिना ही पुलिस ने इस मामले को सॉल्व भी कर दिया। पुलिस का कहना था कि हमने इस तरह के बहुत ही केस देखे हैं। पुलिस ने कहा कि ये आत्महत्या का मामला है और उन दोनों ने अपने परिवार के दबाव में आकर जहर खा लिया है। लेकिन अब सवाल ये है कि इसमें प्रशांत की अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई। अपहरण की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी प्रशांत जैन की। लेकिन इस केस में सबसे अजीब बात यह है कि किसी भी मीडिया रिपोर्ट में गौतम सिंह के लिए इंसाफ की लड़ाई में उनके परिवार वालों के शामिल होने का कोई जिक्र नहीं मिला। जितना भी मिला और जो भी लड़ाई लड़ी गई वो सिर्फ शिल्पी जैन के परिवार ने ही लड़ी थी। खैर जो भी हो, लेकिन आज भी इस मामले को लेकर लोगों के मन में कई सवाल है। पहला सवाल ये है जिस गैराज में वो गाड़ी खड़ी थी पुलिस को ये कैसे पता चला था कि उस गैराज में एक गाड़ी के अंदर 2 लाशें पड़ी हैं? वो व्यक्ति कौन था जिसने पुलिस को फोन किया था? उसका पता कभी नहीं चल सका। दूसरा सवाल ये कि जब पुलिस ने वहां से गाड़ी बरामद की उस समय उस कार से उंगलियों की निशान क्यों नहीं लिए गए? हालांकि ये एक बेसिक चीज है जो हर एक क्राइम सीन में होता है, लेकिन बिहार पुलिस ने नहीं किया। वरना जिन लोगों ने भी उन लाशों को वहां डाला था उनमें से कुछ लोगों की उंगलियों के निशान तो जरूर मिल सकते थे। एक सवाल ये भी कि आखिर पुलिस को पोस्टमार्टम कराने की इतनी जल्दी क्या थी? इतनी हड़बड़ी क्यों थी? उन दोनों का पोस्टमार्टम तो दिन में भी आराम से हो सकता था। यानी 9 बजे तो लाश की खबर मिलती है, फिर 9:30 तक पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है, उसके बाद उन दोनों को हॉस्पिटल भेजा जाता है। अब आप ही सोचिए रात को ही उन शवों का पोस्टमार्टम करा दिया जाता है। पटना पुलिस को ऐसी क्या जल्दी थी इसका भी आज तक किसी को भी पता नहीं चल सका और फिर उसी रात को ही गौतम का अंतिम संस्कार करने की क्या जरूरत थी? इतनी हड़बड़ाहट क्यों थी? पटना पुलिस ने गौतम के घरवालों के आने का भी इंतजार नहीं किया और उसका अंतिम संस्कार करा दिया गया, जबकि शिल्पी का अंतिम संस्कार अगले दिन हुआ था। और एक सवाल है कि शिल्पी की बॉडी से जो सीमन का नमूना मिला था और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी साफ कहा गया था कि इसमें 1 से ज्यादा लोग शामिल थे तो वो दूसरा सैंपल किसका था? इसका भी आज तक कोई जवाब नहीं मिला।
लेकिन आखिर में इस केस का जो सबसे बड़ा सवाल है कि अगर ये स्पाई था, क्योंकि उस समय पुलिस और सीबीआई दोनों की यही थ्योरी थी और दोनों ने यही कहा था कि शिल्पी और गौतम खुशी ही की है। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये आता है कि जब उन दोनों की लाशें अर्धनग्न हालत में थी, यानी उन पर पूरे कपड़े नहीं थे, गौतम के शरीर पर ऊपर का कपड़ा नहीं था जबकि शिल्पी के शरीर पर नीचे का कपड़ा नहीं था, इसलिए अगर मान भी लिया जाए कि गौतम और शिल्पी ने सुसाइड किया था, लेकिन क्या वो लोग कपड़े उतार कर सुसाइड करेंगे? जबकि उन दोनों को पता था कि इस हालत में अगर उनकी लाश मिलेंगे तो उनके घर वाले, उनके पड़ोसी समाज, रिश्तेदार क्या सोचेंगे? तो इसलिए एक सुसाइड करने वाला कपड़े उतार कर सुसाइड क्यों करेगा? इसका भी जवाब आज तक ना तो सीबीआई के पास है और ना ही पुलिस के पास है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस मामले में एक व्यक्ति के ऊपर सीधा सीधा था और वो व्यक्ति कोई और नहीं, मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का भाई साधु यादव था, उस समय बहुत आसानी से इसका पता चल सकता था। यानी अगर साधु यादव का डीएनए टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल ले लिया जाता और शिल्पी की बॉडी से मिले सीमन के साथ मैच करा लिया जाता, ये तो साफ हो जाता कि साधु यादव इसमें शामिल है या नहीं है, और हो सकता है वो बेकसूर हो। लेकिन अगर ये टेस्ट हो जाता तो वो कानूनी तौर पर बेकसूर साबित हो जाता। लेकिन मजाक और कमाल देखिए कि इतना हंगामा और इतना प्रोफाइल केस होने के बावजूद भी पहले तो पुलिस को और फिर सीबीआई को साधु यादव ने अपना ब्लड सैंपल देने से साफ मना कर दिया था और आखिर तक भी उसका सैंपल नहीं लिया गया। बिना सैंपल लिए और बिना किसी जांच के नतीजे के ही सीबीआई ने 4.5 साल के बाद इस केस को सुसाइड बताकर कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश की और इस केस को बंद करने की गुहार लगाई। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। अगली पोस्ट जल्द ही मिलेगी नई सत्य घटना के साथ। धन्यवाद।